इस वक्त की बड़ी खबर अपडेट है। कोरोना संक्रमण को लेकर जो आंकड़े हैं लगातार कम हो रहे हैं। 24 घंटे में यूपी से कोरोना के 10,682 नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में 24,837 लोगों ने कोरोना को मात भी दी है। कल के मुकाबले आज लगभग 2,000 की कमी आई है। तो आंकड़े बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में पीक आके जा चुका है। अब जो ये ग्राफ है कोरोना का वो डिक्लाइन की ओर है, ये नीचे गिर रहा है। जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं 24 घंटे में, क्योंकि कल 12 से आज 10,682 नए मामले सामने आए, जबकि कोरोना को मात देने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है। यानी कुल मिलाकर एक्टिव केसेस की संख्या प्रदेश से कम हो रही है। आने वाले 24 घंटे के भीतर नए केसेस हैं उनकी संख्या कम हो रही है, और ये दोनों फैक्टर मिलके पॉजिटिविटी रेट को भी घटाते हैं, रिकवरी रेट को भी बढ़ाते हैं। तो दोनों चीजें अच्छा संकेत है उत्तर प्रदेश के लिए। बड़ी खबर यह भी है कि पीएम मोदी ने सीएम योगी से फोन पर बात की। राज्य में कोरोना की स्थिति को लेकर पीएम ने जानकारी ली है, उनसे जानने की कोशिश की है कि उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति है, क्योंकि आंकड़े लगातार कम हो रहे हैं। लेकिन कमोबेश तस्वीरें जो हैं ग्रामीण क्षेत्रों से वो डराने वाली हैं। ऐसे में खुद पीएम ने सीएम से बातचीत की है, राज्य की स्थिति का जायजा लिया है। जाहिर तौर पर गाँव के लिए किस तरीके का एक्शन प्लान है, इस बारे में भी जानकारी ली होगी। स्थिति और आंकड़ों की अगर बात करें तो किसी से नहीं छुपा है, उत्तर प्रदेश पीक से गुजर चुका है। आंकड़े बताते हैं मामले अब कंट्रोल में है, रिकवरी रेट अच्छी है। लेकिन बड़ा प्रदेश है, बड़ी आबादी है, यहां पर अगर कोरोना गांव तक पहुंचा है तो किस तरीके से हैंडल किया जा रहा है, ऐसी तमाम जानकारियां हैं जो पीएम ने सीएम से ली। लखनऊ से बड़ी खबर है। चित्रकूट जेल हत्याकांड का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। मामले की सीबीआई या एनआईए से निष्पक्ष जांच कराई जाए। जेल हत्याकांड मामले की कोर्ट की निगरानी में जांच हो, ये मांग की गई है। वकील अनूप प्रकाश ने सुप्रीम कोर्ट में यह अर्जी दाखिल की है। कहना यह है कि जहां त्रिस्तरीय सुरक्षा है जेल के भीतर, जहां इतनी सुरक्षा को भेद करके ये गोलीकांड हो रहा है, हत्या हो जा रही है, 3 लोगों की जान जा रही है, ऐसे मामले में जांच के लिए कैसे कौन सी बॉडी आएगी जो निष्पक्ष करे, ये बेहद अहम है। चलिए बाकी जानकारी सहयोगी अविनाश से लेते हैं, फोन लाइन पर मौजूद हैं। अविनाश, ये बताइए, सही बात है कि जहां त्रिस्तरीय सुरक्षा है उसे भेदते हुए ये सारी घटनाक्रम हमारे सामने है, ऐसे में जांच को लेकर सवाल उठना लाजमी है। देखिए, इसमें लता अगर बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भले ही वहाँ के जेल सुपरिटेंडेंट, जेल अधीक्षक को सस्पेंड कर दिया हो, और वहाँ पे जो कमेटी बनाई है कि जो जांच करके बताए कि इस तरीके से गैंगवार हुआ जेल के अंदर। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। वकील अनूप प्रकाश अवस्थी ने याचिका दायर की है, जिसमें मांग की है सीबीआई या एनआईए से निष्पक्ष जांच कराई जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस तरीके के कल्चर को बढ़ावा देते रहे हैं। रोक दो की नीति को उन्होंने वहाँ पे जिक्र किया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पहले ही अपने बयान में कहते रहे हैं कि गोली का जवाब गोली से मिलेगा। वैसे जेल में इतने हथियार कहाँ से पहुंचे और कैसे गैंगवार हो गया, क्या उत्तर प्रदेश सरकार इसके लिए जवाब देनी है, ये याचिका में मांग की गई है। अब देखने हैं कि सुप्रीम कोर्ट जब सुनवाई करता है उत्तर प्रदेश सरकार का क्या पक्ष रहता है और किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट के अंदर रखती है। क्योंकि याचिकाकर्ता ने साफ तौर पर कहा कि इसकी निष्पक्ष जांच अगर करवानी हो तो सीबीआई या एनआईए को केस हैंडओवर किया जाए। बिल्कुल, अब देखते हैं कि इस पर क्या एक्शन आता है, किस तरीके से सुनवाई होती है। अविनाश, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। निष्पक्ष हो जांच, इस बात के लिए एक याचिका सुप्रीम कोर्ट पे लगाई गई है। अमरोहा से खबर है, जहां मामूली सी बात को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई। दोनों पक्षों के बीच जमकर पथराव हुआ। ईद उल फितर से 2 दिन पहले के दिन ही ये दोनों पक्षों में मारपीट हुई। पथराव का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। मामला है कोतवाली डिडौली क्षेत्र के पायती कलां गांव का। तो ईद का मौका था, त्योहार का मौका था, और मामूली सी बात को लेकर 2 पक्षों में तनातनी हो गई। उसके बाद से माहौल कैसे बिगड़ते चला गया, आप देखिए तस्वीरों को। हमीरपुर में कोरोना महामारी के बीच लोग मनमानी पर उतरे हुए हैं। प्रशासन की कड़ाई के बावजूद भीड़ इकट्ठी करके यहां शादियों का जश्न मनाया जा रहा है। ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें बारात करके लौटने के बाद बार बालाओं के साथ डांस का प्रोग्राम रखा गया। इसे देखने के लिए कई ग्रामीण बिना मास्क के चले आए।
सोशल डिस्टेंसिंग दूर दूर तक नहीं। बात श्रावस्ती की, जहां वैवाहिक कार्यक्रम के मौके पर बार बालाओं से डांस करवाया गया और इसे देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठे हो गए। सोचिए इस भीड़ में क्या गारंटी है, और यही मौके सुपर स्प्रेडर का काम करते हैं। जाहिर है इसमें कई ऐसे लोग होंगे जिनको शायद सिम्टम ना आए, लेकिन जब ये अपने घर पहुंचेंगे तो इनका ये मनोरंजन घर वालों पर भारी पड़ेगा, खासकर सेंसिटिव ग्रुप को। और इस बार तो कोरोना उम्र नहीं देख रहा है, ये वो वायरस है जो किसी को भी अटैक कर रहा है। लेकिन लगता नहीं है कि ये बात समझ में आ रही है। और इन दोनों जिलों से, इन दोनों जगहों के अगर शमशान की तस्वीरें दिखा दी जाएं तो शायद लग रहा है काफी नहीं है समझने के लिए। क्या दूसरों की गलती से सीखा जा सकता है? बड़ी खबर की ओर, गंगा में मिलने वाले शवों पर मंत्री अनिल राजभर का बयान सामने आया है। मंत्री ने कहा कि शवों का मिलना विरोधी दलों की साजिश है। नया एंगल, मामले की जांच के बाद तथ्य सामने आएंगे राजभर। अनिल राजभर का कहना है कि ये विरोधी दलों की साजिश है। मतलब क्या कहना चाहते हैं कि विरोधी दलों ने ये शव गंगा में प्रवाहित करे? बड़ा सवाल ये नहीं है कि ये लोग हैं कौन, इनकी मौत कैसे हुई और ये गंगा में प्रवाहित क्यों किए गए। अब इस पूरे मामले में राजनीति होगी, क्योंकि इस बयान के बाद फिर जवाबी बातचीत, जवाबी बयान, जांच के बाद तथ्य सामने आएंगे, ये कहना है मंत्री अनिल राजभर का। अब बात भदोही की, जहां सांसद और जिलाधिकारी ने L2 अस्पताल का निरीक्षण किया। मौके पर सांसद और जिलाधिकारी ने मरीजों के जो परिजन हैं उनसे मुलाकात की, मिलने वाली सुविधाओं का जायजा लिया। इस दौरान सांसद रमेश चंद बिंद ने कहा कि भदोही जनपद का कुछ दिनों से में सीएम दौरा भी कर सकते हैं। तो यहाँ सीएम आने वाले हैं, उससे पहले जनप्रतिनिधि भी आ रहे हैं, देख रहे हैं हालचाल कैसा है, व्यवस्थाएं कैसी हैं। L2 हॉस्पिटल में आया और राजा बलवंत सिंह हॉस्पिटल में मैंने यहाँ पे हमारे जिलाधिकारी और CMO यहाँ पर दोनों हमारे अधिकारी मौजूद रहे और यहाँ पे L2 हॉस्पिटल में 59 पेशेंट यहाँ थे। उनके अटेंडेंट से हमारी बात हुई, उन्होंने हर तरीके से उन्होंने संतुष्ट हुए। और यहाँ पर मैंने उनके बारे में जैसे थोड़ा समय के लिए बीच में ऑक्सीजन का यहाँ नहीं पूरे प्रदेश में परेशानी हुई, लेकिन उसको हमारी सरकार ने प्रदेश देश लेवल पे हर एक जगह बहुत जल्दी ही ऑक्सीजन पे काबू पाने का काम किया। यूपी में उन्नाव, कन्नौज, कानपुर और रायबरेली के बाद अब संगम नगरी प्रयागराज में भी गंगा नदी के किनारे शवों को रेत में दफनाए जाने का मामला सामने आया है। श्रृंगरवेपुर धाम में गंगा किनारे बीते करीब रात 1.5 महीने में अगर बात करेंगे तो बड़ी संख्या में शवों को गंगा के किनारे रेत में दफन कर दिया गया है। इसके साथ ही अभी भी शवों को रेत में दफनाए जाने का सिलसिला जारी है। शवों को दफन कर चारों ओर बांस की घेरेबंदी कर दी है ताकि पता चले लोगों को कि यहाँ पर शव को दफन किया गया है। और देखिए लगातार यही हाल है, यही तस्वीरें हैं। और संस्कार करने के बाद नहीं वहाँ गंगा स्नान कराने के बाद गंगा स्नान कराने के बाद। अब बात गोरखपुर की। शहर की अपेक्षा अब गांव में पॉजिटिव केसेस की संख्या बढ़ रही है। पहली बार प्रशासनिक आंकड़ों में शहरों की अपेक्षा गांव में पॉजिटिविटी ज्यादा दिख रही है। कस्बों और गांव में लगातार हो रही मौत, सड़क और पगडंडियों पर भी सन्नाटा पसरा हुआ है। डर के मारे लोग घरों में कैद हैं, बाहर नहीं निकल रहे हैं। कुछ घरों में पॉजिटिव केस होने के बावजूद लोग अपने घर में, वजह से लोग डरे हुए हैं, घर के अंदर कैद हैं। तो वही हुआ जिसका डर था, कोरोना का कहर गांव की ओर। मौतें बहुत ज्यादा हो रही हैं, घर में से लोग निकल नहीं रहे हैं, बच्चे भी, और दुकानें भी सारी बंद हैं। सब्जी का, राशन का, बच्चे ना सब्जी पा रहे हैं, ना राशन पा रहे हैं, ना तेल मसाला पा रहे हैं। और दवा के लिए जाते हैं सरकारी में तो कोई चेकअप नहीं करता है, ना कोई दवा दे रहा है, ना कोई छूता है मरीज को। और वहाँ पर सब जो भी कमरे बने हैं, कोई भूसा रख रहा है, कोई किराए पे रह रहा है। वहाँ की बहुत स्थिति खराब हो रही है, उनवल कस्बा संग्रामपुर का।
अब बात शाहजहांपुर की, जहां भाजपा के पूर्व ब्लॉक प्रमुख के बेटे की गुंडागर्दी देखने को मिली है। शख्स ने तमंचे के साथ ग्रामीणों को धमकाया। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। मामला शाहजहांपुर के थाना रोजा क्षेत्र स्थित चकभिटारा गांव का है। भाजपा के पूर्व ब्लॉक प्रमुख ओमवती का बेटा है ये अमरेंद्र। जिला पंचायत में तैनात कर्मचारी अतुल के साथ गांव पहुंचा। सत्ता की हनक में ग्रामीणों को धमकाने लगा। अब बात मेरठ की। यहां के थाना देहली गेट क्षेत्र में सराय लाल दास इलाके में मामूली विवाद, दोनों पक्षों के बीच खूनी संघर्ष, जिसके बाद एक पक्ष के लोग ने दूसरे पक्ष के लोग के घर पर हमला बोला। इस दौरान फायरिंग भी की गई। बीच बचाव करने आए 2 लोगों को गोली भी लगी है, वो घायल हैं। यहीं के पड़ोस के आपस में रहने वाले व्यक्ति, किसी बात को लेकर पे विवाद हुआ और बाद में बताया जाता है कि शुरू में जो है एक पक्ष ने जो है अपने कुछ साथियों को बुला लिया और दूसरे पक्ष के साथ में मारपीट करी। इसके बाद में इसी घटनाक्रम के दौरान जो है आसपास में रहने वाले कुछ लोगों ने जाके जो बीच में हस्तक्षेप करने, बीच बचाव करने की कोशिश करी। तो 2 व्यक्तियों को चोट लगी है। दोनों ही PL शर्मा हॉस्पिटल में जिला अस्पताल में एडमिट है। दोनों खतरे से बाहर है। मेरे द्वारा उन दोनों को देखा गया है। भदोही से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी करते 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं। 15 से 20 हजार रुपए में 1 सिलेंडर ये बेचते थे। 3 सिलेंडर भरे, 6 सिलेंडर खाली और लगभग 11,000 रुपए बरामद किए गए। क्राइम ब्रांच की टीम ने मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई की। तो भदोही से इस वक्त की बड़ी खबर, ऑक्सीजन की कालाबाजारी करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 2 भरा सिलेंडर, 3 खाली सिलेंडर और कैश मिला है। अब बात बागपत की। यहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। इस मुठभेड़ में एक हेड कांस्टेबल को भी गोली लगी। पुलिस ने बदमाशों के पास से बाइक, 2 तमंचे भी बरामद किए हैं। दोनों बदमाशों से पुलिस अब पूछताछ कर रही है। ये थाना बिनौली पुलिस को काफ़ी बड़ी सफलता मिली है। आज अभी शाम को करीब 7:30 बजे के आसपास चेकिंग कर रहे थे। 7:45 बजे हमारे इंस्पेक्टर बिनौली और इनकी टीम चेकिंग कर रही थी। पूरे जनपद में चेकिंग चल रही थी। वहीं माखर की पुलिया के पास में 3 लड़के मोटरसाइकिल से स्प्लेंडर से आते हुए दिखाई दिए। वहाँ पर उनको रोकने का प्रयास किया गया। कर्फ्यू का जो अनुपालन चल रहा था वहाँ पर उन्होंने फायर किया। उनका पीछा किया गया। सिरसिली रोड पर आए, जहाँ पर हमारी दूसरी टीम ऑलरेडी चेकिंग कर रही थी। उनको सूचना दी गई, उनके द्वारा रोकने का प्रयास किया। यहाँ फायरिंग हुई। अपनी गाड़ी लेकर के ये आम के बाग में, जहाँ की आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये भागे हैं और यहाँ पर अपनी मोटरसाइकिल छोड़े हैं। यहाँ पर जो आत्मरक्षा जो पुलिस के द्वारा फायरिंग की गई है, उसमें एक बदमाश को गोली लगी है। जो बदमाश को गोली लगी उसकी पहचान अंकित के रूप में हुई है। अब बात हापुड़ की। हापुड़ में बीजेपी जिलाध्यक्ष के पिता से हुई बदसलूकी के मामले में जिलाध्यक्ष ने पहले तो बदसलूकी करने वालों को पुलिस से प्रताड़ित करवाया और बाद में गांव में पंचायत कर जिलाध्यक्ष ने अपने पिता के पैर में पगड़ी रखने और सिर पर जूती मारने की सजा सुनाई। अब इस तुगलकी फरमान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। अगली खबर आगरा से। यहां के थाना हरि पर्वत पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में एक बदमाश गोली लगने से घायल हुआ है, जबकि एक मौके से फरार हुआ है। पुलिस ने बदमाश के कब्जे से एक मोटरसाइकिल, एक तमंचा बरामद किया है। एसपी सिटी ने बताया कि पकड़ा गया बदमाश 25,000 का इनामी है। प्रयागराज से खबर है, जहां पुलिस और शातिर अपराधी के बीच मुठभेड़ हुई है। हिस्ट्री शीटर राजा बाबू उर्फ मोहम्मद कासिम मुठभेड़ में इसके पैर में गोली लगी है। ये घायल हुआ है और अब पुलिस के गिरफ्त में है। इलाज के लिए पहले इसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। थरवई थाना क्षेत्र के पान की पुलिया के पास ये पूरा घटनाक्रम हुआ। अपराधी के कब्जे से 32 बोर की पिस्टल, कारतूस और बाइक बरामद हुई है। द्वारा पान की पुलिया क्षेत्र में बैरियर लगाकर चेकिंग की जा रही थी। इसी क्रम में एक व्यक्ति को पुलिस द्वारा चेकिंग के लिए रोका गया। उस व्यक्ति द्वारा बैरियर तोड़ दिया गया और पुलिस टीम पर फायरिंग करते हुए भागने का प्रयास किया गया। इसी क्रम में पुलिस टीम ने प्रत्युत्तर में, प्रतिरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें उस व्यक्ति के पैर में गोली लगी है। प्रारंभिक पूछताछ में उस व्यक्ति ने अपना नाम राजा बाबू उर्फ मोहम्मद कासिम बताया है। इसी बीच आपको बताएं कि शहीद प्रदीप यादव का पार्थिव शरीर
पैतृक गांव चितौरा पहुंचा है। आईटीबीपी जवान शहीद प्रदीप यादव को श्रद्धांजलि दी गई। ग्रामीणों ने नम आंखों से ये विदाई दी। भारत चीन की तिब्बत सीमा पर पेट्रोलिंग के दौरान शहीद हुए थे। राजकीय सम्मान के साथ शहीद प्रदीप यादव को विदाई दी गई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी शोक संवेदना व्यक्त की है। संभल की चंदौसी तहसील का लाल शहीद हुआ। पौड़ी में कोरोना वैक्सीन की कमी है। 45 साल और इससे अधिक उम्र के लोगों को अभी टीका नहीं लग रहा है। कोविशील्ड का टीकाकरण वैक्सीन कम होने के कारण अभी प्रभावित है। पौड़ी की बात करें तो यहां सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका कह सकते हैं। ये पूरा क्षेत्र कोरोना की चपेट में है, लेकिन अभी वैक्सीन की कमी यहां देखी जा रही है और इसी वजह से 45 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए जो टीकाकरण की व्यवस्था पूरे प्रदेश में सुचारू है, वो भी यहां बाधित करनी पड़ रही है, रोकनी पड़ रही है, क्योंकि टीका है नहीं, वैक्सीन की कमी है। सीएमओ ने बताया कि जैसे ही वैक्सीन की खेप मिलेगी फिर से अभियान शुरू कर दिया जाएगा। ये कि नई खेप जो है वैक्सीन की 45 प्लस के लिए अभी हमें नहीं उपलब्ध हो पाई है। तो कुछ जगह पे जो हमारी रिमोट के जो PSC CSC हैं, जहाँ पे कि पॉपुलेशन कम रहती है वैक्सीनेशन, वहाँ तो अभी हमारे पास डोज बची हुई है, लेकिन जो बड़े सेंटर हैं जैसे श्रीनगर हो गया, पौड़ी हो गया, कोटद्वार हो गया, वहाँ 45 प्लस के लिए वैक्सीन अभी उपलब्ध नहीं है। तो जैसे ही वैक्सीन उपलब्ध होगी हम जानकारी उसके सोशल मीडिया के माध्यम से भी देंगे और हमने वहाँ सभी जगह नोटिस भी चस्पा करवा दिए हैं कि अभी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। फिर भी किसी को जानकारी लेनी है तो हमारा कोविड कंट्रोल रूम है, उससे जानकारी इस बारे में ले सकते हैं। जैसे ही वैक्सीन आएगी हम वहाँ पे सेशन लगवाना आरंभ कर देंगे। रुद्रप्रयाग के कई गांवों में लोग वायरल फीवर से परेशान हैं। कोरोना के डर के मारे अस्पताल नहीं पहुंच पा रहे हैं। जो लोग अस्पताल पहुंचना भी चाहते हैं तो उन्हें कोई साधन नहीं मिल रहा जिसके जरिए वो अस्पताल तक पहुंच पाएं। समय पर बीमार लोगों को अगर इलाज नहीं मिला तो फिर उनका क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से ग्रामीण इलाकों के लिए 12 टीमें बनाई गई हैं, जो वाकई इस दौर में नाकाफी साबित हो रही हैं। ऐसे में शहरी इलाकों से लौटे प्रवासियों के साथ ग्रामीणों की भी परिस्थिति ठीक नहीं है, लोग परेशान हैं। अभी जो सैंपलिंग टीम्स हैं वो सैंपलिंग के लिए, बल्क में सैंपलिंग के लिए और दवाई डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों में जा रही हैं। हमारी वर्तमान में 12 सैंपलिंग टीम्स जो है उनका प्रयास ये रहता है कि अलग अलग गाँव में पहुँचें और इसी प्रकार से आप देखेंगे तो हमारा डेली का जो सैंपलिंग है रेट वो भी काफ़ी बढ़ गया है। इसमें क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में ज्योग्राफी की वजह से एक साथ में कई सारे गांव टेकअप नहीं किए जा सकते, एक गांव में जाके दूसरे गांव में जाना वो संभव नहीं हो पाता है, तो इसलिए उनका एक रोस्टर बना लिया गया है जिसके माध्यम से टीमें भिजवाई जा रही हैं। ये अभी ऐसा है कि अभी जो हमारे बाहर से जो भी लोग आ रहे हैं तो अगर वो अपनी नेगेटिव रिपोर्ट लेके आ रहे हैं तब तो ठीक है, जो नेगेटिव रिपोर्ट नहीं ला रहे हैं उनका हम यहाँ पे टेस्ट करते हैं। अभी हमारा एंटीजन रैपिड टेस्ट हो रहा है, उसकी रिपोर्ट भी साथ साथ आ जा रही है हमारी। इधर पिथौरागढ़ में भी लगातार कोरोना का कहर जारी है। कोरोना से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग कोशिशों में तो है, लेकिन संक्रमण अब बच्चों में भी फैलने की सूचना मिली है, जिस पर स्वास्थ्य विभाग ने नर्सिंग कॉलेज में बच्चों के लिए 100 बेड का अस्पताल बनाना शुरू कर दिया है। इसमें पीडियाट्रिशियन की नियुक्ति की जाएगी। अभी वायरल की वजह से बुखार जुकाम की शिकायत आ रही है और वो अस्पतालों का चयन हो चुका है, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी चल रही है और कुछ ही समय में हम लोग 50-50 बेड के कोविड सेंटर डेडिकेटेड वहाँ खोल देंगे। भगवान केदारनाथ की पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली केदारनाथ धाम पहुंच गई है। कल यानी 17 मई को बाबा केदार के कपाट खोल दिए जाएंगे। इसके लिए देवस्थानम बोर्ड ने चाक चौबंद व्यवस्थाएं कर ली हैं। कोरोना को देखते हुए बिना भक्तों के ही कपाट खुलेंगे। उत्तराखंड सरकार ने 4 धाम यात्रा को भी स्थगित कर रखा है, लिहाजा बड़ी सादगी से बाबा के कपाट खुलेंगे।